हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जेई मेन का एक नया चैप्टर लेके आया हूँ फिर से आपके सामने, वर्क एनर्जी एंड पावर, चैप्टर नंबर 5। देखो, इस चैप्टर में आप लोगों को वर्क एनर्जी और पावर के बारे में जो भी कंसेप्ट्स हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं 2023 में आए हुए और जेई मेन में। ठीक है, नीट वाले में बता रहा हूँ आपको कि वो बाद में कराऊंगा, पहले ये जेई मेन के 2023 के सारे खत्म करा लूँ। अब तो कुछ ही चैप्टर बचे हैं, बाकी सारे हम कर ही चुके हैं। चलिए पहले सवाल में आते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्या बोला है इन्होंने से? ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। एक ब्लॉक है 10 kg का, 10 kg इसका मास है, एक्स एक्सिस के अलोंग वो चल रहा है अंडर द एक्शन फोर्स। एक्स एक्सिस के अलोंग उस पर एक फोर्स लगा है 5x न्यूटन। ये n का मतलब है न्यूटन। तो 5x न्यूटन इस पे फोर्स लगा हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब ये फोर्स जो है, द वर्क डन बाय द फोर्स, ये फोर्स कितना वर्क करेगा इस ब्लॉक को x इज इक्वल टू 2 मीटर से 4 मीटर तक खिसकाने में। तो ठीक है, ये जब यहां से चलेगा तो x इज इक्वल टू 2 से 4 तक इसको खिसकाने में ये कितना वर्क करेगा। मतलब ये मान लीजिए x इज इक्वल टू 2 पे रखा हुआ है और x इज इक्वल टू 4 तक इसको जाना है, तो ये फोर्स इस पे कितना वर्क करेगा। अब भाई साहब, वर्क का फॉर्मूला होता है, पहले तो देखना होता है कि फोर्स कैसा है। देखो, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स जब कांस्टेंट होता है तो वर्क का फॉर्मूला होता है F डॉट एस, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल होता है, वेरिएबल का मतलब चेंज हो रहा है जो, तो वर्क का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन F डॉट डी एस या डी एक्स, कुछ भी कह लो, F डॉट डी एस। तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अब देखो, फोर्स को देखो, यहाँ फोर्स जो है वो 5x है, मतलब फोर्स x के साथ चेंज हो रहा है, मतलब वेरिएबल है। तो इसलिए वर्क का फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन F डॉट डी एक्स, कह लेगा। x के साथ चेंज हो रहा है तो इसलिए dx लिखेंगे। अगर यहाँ पे y के साथ चेंज होता है, ये 5y होता मान लो, तो dy लिखते। s के साथ चेंज होता तो ds लिखते। x के साथ चेंज हो रहा है तो dx लिखा, इसलिए। अब यहां से f की वैल्यू रख दो, तो फोर्स F डॉट डी एक्स, एफ हो गया फोर्स इस तरफ है, dx जब इसका आगे बढ़ाएंगे तो dx की डायरेक्शन आगे की तरफ आएगी। अब देखो, f वेक्टर और dx वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो f डॉट dx जो है उसको आप f इंटू डी एक्स इंटू कॉस थीटा लिख सकते हो। थीटा हो गया इन दोनों के बीच का एंगल, 0 डिग्री। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है f इंटू डी एक्स इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, इंटीग्रेशन f डी एक्स आ गया। अब f कितना है? तो f है 5x इंटू में dx। और कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेशन करनी है? तो सर x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 4 तक वर्क निकालना है। तो f की वैल्यू रख दी हमने यहाँ 5x इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो 5 को ले लीजिए बाहर, अंदर बचा x dx और लिमिट 2 से लेके 4 तक। अब x की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर 2/2 और लिमिट 2 से लेके 4। ये आ गया सॉल्व करके 5, ये जो अंदर 1/2 है इसे बाहर निकाल लो, अंदर बचा एक्स स्क्वायर और लिमिट हो गई 2 से लेके 4। 5/2, पहले ऊपर वाली लिमिट को x की जगह रख दो तो 4 का स्क्वायर, फिर माइनस नीचे वाली लिमिट को x की जगह रख दो तो 2 का स्क्वायर। 5/2
4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये बचा 5/2, 16 माइनस 4 12, 2 से इसको काटो 6, 6 इंटू 5 आ गया 30 जूल। इसका मतलब 2 से लेके 4 तक ये कितना वर्क करेगा, तो 30 जूल का वर्क करेगा। तो आंसर हो गया यहाँ पे 30 जूल। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, कैसे यूज करना है ये पता होना चाहिए, कब वर्क का कौन सा फॉर्मूला काम करेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या बोला है, टू मेंटेन ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर बाई ए बस ऑफ मास 500 kg। एक बस है, ठीक है, 500 kg की है, ये रही 500 kg। एक प्लेन रफ सरफेस पर इसको आगे बढ़ाया जाता है। इसको आगे कौन बढ़ाएगा, इसके अंदर लगा हुआ इंजन इस पर एक फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। अब वो फोर्स लगेगा तो आप ये कह सकते हो वो फोर्स इसके व्हील्स को घुमाएगा, और जो व्हील्स हैं, व्हील्स मान लीजिए ये रहे व्हील्स इसके, ये रहे व्हील्स, तो व्हील्स आगे की तरफ फ्रिक्शन की वजह से आगे की तरफ खिसकेंगे व्हील्स के अंदर। तो इस फ्रिक्शन की वजह से ये व्हील्स आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है। ये व्हील्स इस तरीके से बस बना लो ये, तो ये व्हील्स आगे की तरफ चल रहे हैं फ्रिक्शन की वजह से हमेशा, लेकिन इनको घुमाने का काम कर रहा है इसका इंजन। तो इसका मतलब अगर इंजन ना होता तो व्हील्स ना घूमते, व्हील्स ना घूमते तो फ्रिक्शन ना बनता। तो इसका मतलब ये इंजन ही फ्रिक्शन बना के इसको आगे लेके जा रहा है बस को। तो फ्रिक्शन यहां से इसको 4 किलोमीटर तक अगर आगे लेके जाए, 4 किलोमीटर तक, तो कितना वर्क करेगा ये फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमें सिंपल पता है, ये फ्रिक्शन कितना वर्क करेगा। उन्होंने तो पूछा कि अगर ये एक स्पीड मेंटेन रखता है 80 किलोमीटर पर आवर की। अब यहाँ पे पहले तो फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लिया जाए, एफ होगा कितना। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। अब म्यू की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, एन क्या है, एन है इसका नॉर्मल रिएक्शन। अब बस का वेट नीचे की तरफ काम करेगा mg, तो इसकी नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ काम करेगी n। तो n बैलेंस कर लेगा इस बस के वेट को mg को, तो म्यू mg, n की जगह हमने यहाँ पे उठा के ये mg रख दिया, तो फ्रिक्शन आ गया म्यू mg। ओके, अब ये फ्रिक्शन इसको यहां से यहां तक खिसकाने में कितना वर्क करेगा, 4 किलोमीटर तक खिसकाना है बस को। तो ठीक है, वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। एफ है बॉडी पर लगने वाला फोर्स, अब बॉडी पे लगने वाला फोर्स तो है म्यू एम जी मतलब फ्रिक्शन। एस उसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एस उसको हम रख देंगे 4 किलोमीटर, रख देंगे उसकी तो वैल्यू खैर अभी, और कॉस थीटा इन दोनों के बीच में एंगल। अब देखो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगा हुआ, फ्रिक्शन आगे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। तो कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर आ गया W बराबर म्यू एम जी इंटू एस। कॉस 0 की वैल्यू, म्यू की वैल्यू 0.04 ये रही, ठीक है। एम की वैल्यू मास इसका बस का 500 kg, जी की वैल्यू होती है 9.8, एस इसका डिस्प्लेसमेंट 4 किलोमीटर मतलब 4000 मीटर। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करो और आंसर देखो क्या बन रहा है इसका। इसका आंसर आ रहा है 784 इंटू 10 की पावर 3 जूल, या हम इसको 784 किलो जूल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हो गया 784 किलो जूल।
ठीक है, तो आसान है। अब देखो यहाँ पे इस सवाल से रिलेटेड आपके दिमाग में दो कंफ्यूजन हो सकते हैं। पहला तो ये कि फ्रिक्शन, सर बॉडी आगे चलती है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगता है। ये अपने दिमाग से बिल्कुल बात निकाल दो, ऐसा नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। जब भी कोई व्हीकल जिसमें व्हील्स हैं, पहिए हैं, उसको जब आप एक्सेलरेट करते हो आगे की तरफ तो फ्रिक्शन आगे की तरफ ही लगता है, वही उसको आगे चलाता है। नेट फ्रिक्शन आगे की तरफ होता है। लेकिन जब आप ब्रेक लगाते हो तो वही फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगता है, पीछे की तरफ काम करता है। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा ऐसे लेनी है आपको कि बॉडी आगे जा रही है तो फ्रिक्शन पीछे होगा, नहीं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी भी आगे जा रही है, फ्रिक्शन भी आगे लगा हो, जैसे इसमें हो रहा है। जब आप किसी गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो वास्तव में फ्रिक्शन नेट आगे की तरफ लगता है, वही उसको आगे लेके चलता है। इंजन का काम तो पहियों को घुमाना है, इंजन को उसे आगे बढ़ाना थोड़ा ही ना होता है, आगे तो उसे फ्रिक्शन बढ़ाता है। तो एक तो ये कंफ्यूजन अपने दिमाग से निकालो, फ्रिक्शन इसमें आगे की तरफ है, नेट फ्रिक्शन जब ये आगे की तरफ चल रही है। दूसरा दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पर इन्होंने इस व्हीकल की स्पीड दी थी 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्यों दी थी, इसका क्या काम था? तो इसका कोई काम ही नहीं था, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी थी, बाकी इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी थी। तो ये दो पॉइंट आपको इस सवाल में याद रखने हैं। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्या दिया है। ए स्मॉल पार्टिकल मूव्स to position 5 I cap minus 2 j cap plus k cap from its initial position 2 I cap plus 3 j cap minus 4 k cap under the action of force this. What value of work done? तो पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन जिस पॉइंट पर वो है फिलहाल, वो दे रखी है 2 I कैप प्लस 3 j कैप माइनस का 4 k कैप, और पार्टिकल वहां से चल के जिस पोजीशन पर पहुंचता है, ठीक है, वो है 5 I कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, पार्टिकल जहां से चला, इनिशियल पॉइंट, और ये इसका फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो अब इस पे फोर्स कितना लगा हुआ है, इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगा है हमें नहीं पता, हमें तो ये पता है बस फोर्स कितना है। डायरेक्शन भी है मतलब इसी के अंदर ये दे रखा है, ये देखो फोर्स। तो फोर्स कितना लगा है, तो 5 I कैप प्लस 2 j कैप प्लस 7 k कैप, ये है फोर्स। अब अगर इसका डिस्प्लेसमेंट निकालें s, तो s डिस्प्लेसमेंट होता है हमेशा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। चलो फाइनल वाली को रखो, 5 I कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप माइनस इनिशियल पोजीशन 2 I कैप प्लस 3 j कैप माइनस 4 k कैप। इसको इसमें से माइनस करो, 5 I और माइनस का 2 I, माइनस में 2 I कैप, इसे और इसे एक साथ ले लिया, ऐसे j वाले को एक साथ ले लो, माइनस का 2j, और ये भी माइनस अंदर जाके माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस का 3j बन जाएगा, और फिर k वालों को एक साथ ले लो, k वाले, तो प्लस का k कैप और माइनस माइनस प्लस का 4 k कैप। 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3 I कैप, माइनस का 2j माइनस का 3j तो माइनस का 5j, और k कैप प्लस 4 k कैप तो 5 k कैप। ये आ गया इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हमें निकालना है वर्क। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अब फोर्स कितना था, देखो ये रहा जहां मैं एरो घुमा रहा हूं, तो 5 I कैप
प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप और डॉट कर दो 3i कैप माइनस का 5j कैप प्लस का 5k कैप। अब पहले आई वालों की मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 इंटू में 3, फिर जे वालों की तो 2 इंटू में -5, फिर के वालों की आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 7 इंटू में 5। चलो 15 -10 प्लस 35, आंसर आ गया 40 जूल। तो बिल्कुल आसान सा सवाल था, आंसर हो गया 40 जूल। तो इस तरीके के सवाल आपने काफी पहले भी कर रखे होंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है वर्क का, तो W बराबर F वेक्टर डॉट S वेक्टर, ये होता है दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। चलो वेक्टर में दिया था फोर्स भी, वेक्टर में दिया था आपका ये डिस्प्लेसमेंट भी, तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। ए फोर्स F दिया हुआ है 5 + 3y² एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल इन y डायरेक्शन। अब ये फोर्स इस पार्टिकल पर y की डायरेक्शन में लगा हुआ है F, और इसको 2 मीटर से y = 5 मीटर तक लेके जा रहा है। y = 2 से ऊपर लेके गया, y = 5 मीटर तक, ठीक है। तो वहां तक ले जाने में कितना वर्क होगा। अब ये फोर्स कैसा है, देखो y पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ y पे डिपेंड कर रहा है ये फोर्स, तो इसका मतलब ये वेरिएबल फोर्स है। जब वेरिएबल फोर्स होता है तो क्या करते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं W बराबर F डॉट dx, लेकिन x नहीं यहाँ y है, तो dy F डॉट dy का इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला लगाते हैं जब फोर्स वेरिएबल होता है। तो W बराबर F डॉट dy, F ऊपर की तरफ है y की डायरेक्शन में, dy भी ऊपर की तरफ होगा। dy का मतलब हो गया y की डायरेक्शन में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी ऊपर की तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया F इंटू डी वाई, और F और डी वाई के बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, क्योंकि देखो F भी ऊपर की तरफ है और डी वाई भी ऊपर की तरफ है, दोनों पैरेलल है एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल होता है 0 डिग्री। चलो F कितना है, रख दो F की वैल्यू 5 + 3y² इंटू में डी वाई इंटू cos 0 की वैल्यू हो गई 1, और उसका इंटीग्रेशन, ये आ गया 5 + 3y² इंटू में डी वाई। इंटीग्रेशन कर दो दोनों का अलग अलग, 5 का इंटीग्रेशन 5 तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1, 1 का इंटीग्रेशन y के साथ, ऐसे 3y बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा y² का इंटीग्रेशन y के साथ। अब 5, 1 का इंटीग्रेशन y प्लस 3 y² का y की पावर 3/3, 3 से 3 कट गया, ये आ गया 5y प्लस y³। फिर लिमिट रख दो इसकी लास्ट में, y = 2 से लेके 5 तक लेके जाना है इसको, तो 2 से लेके 5 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, लिमिट रख दी। तो पहले y की जगह देखो 5 रखोगे, तो 5 y की जगह इंटू में 5 प्लस 5 का क्यूब, फिर माइनस y की जगह 2 रखोगे, तो 5 इंटू में 2 प्लस 2 का क्यूब, 5 5 25 प्लस 5 का क्यूब 125, फिर माइनस 5 इंटू 2 10 और प्लस 2 का क्यूब 8, ये आ गया 150 और माइनस में 18, मतलब 132 जूल। एकदम आसान, आंसर आ गया 132 जूल, ठीक है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था ये, तो पहले सवाल जैसा ही था जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में अलग अलग आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं ए से लेके ई तक,
सारे स्टेटमेंट को जज करके हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट, एक ही बात कर रहा हूं पहले, वर्क डन बाय ए मैन इन लिफ्टिंग ए बकेट आउट ऑफ ए वेल बाय मींस ऑफ रोप टाइड टू द बकेट इज नेगेटिव। जब कोई आदमी कुएं के अंदर से पानी निकाल रहा है, मान लो बाल्टी की हेल्प से, एक रस्सी का यूज करके, रस्सी लटका के यहां से, तो जब ये रस्सी को लटका के ऊपर की तरफ खींच रहा है तो आदमी ने फोर्स किधर लगा रखा है, ऊपर की तरफ। इस आदमी ने किस तरफ फोर्स लगाया, ऊपर की तरफ, और बाल्टी भी किधर जा रही है, ऊपर की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन एक ही है। देखो, जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है तो वर्क हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो वर्क पॉजिटिव आएगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वर्क निगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। अब जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा भाई? फोर्स भी ऊपर की तरफ लगा रखा है उस आदमी ने, बाल्टी को ऊपर की तरफ ही तो खींच रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, बाल्टी भी ऊपर ही जा रही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? फोर्स भी ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री। तो इसीलिए cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। cos 0 क्या हो जाता है? 1। तो वर्क आ जाता है F इंटू एस। ठीक है, इसका मतलब F और S का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आ गया, क्योंकि वर्क को पॉजिटिव या नेगेटिव बनाने में रोल होता है cos थीटा का। अगर cos थीटा पॉजिटिव आ गया तो वर्क भी पॉजिटिव होगा, और cos थीटा नेगेटिव आ गया तो वर्क भी नेगेटिव। तो पहले केस में वर्क पॉजिटिव है लेकिन इन्होंने दिया है नेगेटिव, तो इसलिए पहला ऑप्शन हमारा, मतलब पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला पढ़ो, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, बी पढ़ने जा रहा हूं। वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स इन लिफ्टिंग ए बकेट आउट ऑफ वेल इज रोप टाइड बाई ए बकेट इज नेगेटिव। जब बकेट को ऊपर उठाया जा रहा है, ये है बाल्टी, बकेट, इसको ऊपर खींच रहा है ये आदमी एफ फोर्स से, और ग्रेविटी का फोर्स mg लगा हुआ है नीचे की तरफ। बाल्टी किधर जा रही है? बाल्टी जा रही है ऊपर की तरफ, मतलब डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ। तो इसने पूछा है ग्रेविटी का जो फोर्स है क्या वो नेगेटिव होगा? अब सोचो, mg तो नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है s, दोनों के बीच में एंगल हो गया 180 डिग्री। वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। एफ हो गया mg, ठीक है, एस डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है? -1, तो माइनस का mgs हो गया, ये हो गया वर्क, माइनस का mgs। तो ये इस बकेट पे जो ग्रेविटी का वर्क है वो निगेटिव है। इन्होंने क्या दिया, इसको जरा पढ़ो, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स लिफ्टिंग ए बकेट आउट वेल बकेट इज नेगेटिव। ठीक है, तो स्टेटमेंट बी हमारा करेक्ट हो गया। अब सी को चेक करो, वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इज पॉजिटिव। एक इंक्लाइंड प्लेन बना लो, एक इंक्लाइंड प्लेन बना लो, ठीक है। अब उस पर एक बॉडी को रखो, अब ये बॉडी स्लाइड डाउन मतलब नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। वर्क डन बाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, ठीक है। अब देखो फ्रिक्शन पीछे है और ये नीचे आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है इसका एस। फिर से इनके बीच में एंगल देखो, फ्रिक्शन पीछे, डिस्प्लेसमेंट आगे, इनके बीच में एंगल फिर से 180 हो गए डिस्प्लेसमेंट के और फोर्स के। तो इसका वर्क फिर से कैसा आएगा? भी आया था ना, देखो नेगेटिव, माइनस आया था, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है ये पॉजिटिव, तो ये भी गलत हो गया। वर्क डन बाई फ्रिक्शन। आगे पढ़ो, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स ऑन बॉडी मूविंग ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज 0। किसी बॉडी को हम खिसका के ऊपर लेके जा रहे हैं रफ इंक्लाइंड प्लेन पर, तो हमने फोर्स लगा रखा है F, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा स्मॉल f। तो अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है
यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन 0 है, मतलब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी, तो आगे वाला फोर्स और पीछे वाला फोर्स क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो आगे वाला फोर्स, हमारा जो फोर्स है वो F, वो किसके बराबर होना चाहिए, फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए, तब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल सकती है। तो अब ये पूछा इसने, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ऑन बॉडी मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज 0। तो क्या हमारा किया हुआ वर्क 0 होगा यहां से यहां तक? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब इसको ये ऊपर जाएगी, डिस्प्लेसमेंट इसका आगे की तरफ है, फोर्स भी आगे की तरफ है, हमारा लगाया हुआ फोर्स तो कैपिटल F है ना, और डिस्प्लेसमेंट भी इसका आगे की तरफ है S, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो उसका जो वर्क आएगा 0 का, तो आएगा Fs cos 0, मतलब F इंटू S cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो वर्क आ गया F इंटू S, मतलब पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव वर्क है, पॉजिटिव। ठीक है, 0 नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हमने जितना यहां से यहां तक इसको खिसकाने में वर्क किया है वो पॉजिटिव है। अब ये डाउट हो सकता है आपको कि सर जब आगे पीछे के फोर्स बराबर हो गए, दोनों फोर्स तो कट गए आपस में, तो नेट फोर्स तो 0 हो गया। अब फोर्स जब 0 होता है तो वर्क भी 0 होना चाहिए। अरे भाई, उसने नेट फोर्स का वर्क थोड़ा ही ना पूछा है, नेट फोर्स तो वास्तव में 0 है, हमारा आगे की तरफ फोर्स है, उसका फ्रिक्शन पीछे की तरफ है, तो नेट फोर्स 0 है। लेकिन उसने नेट फोर्स का वर्क पूछा ही नहीं, नेट फोर्स का वर्क तो 0 ही आएगा। उसने पूछा है जो हमने आगे की तरफ फोर्स लगा रखा है, ये कैपिटल F, इसका वर्क कितना है, इसका वर्क तो पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि बॉडी आगे की तरफ चल रही है। तो इसलिए इसका वर्क 0 दे रखा है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब देखो A B C D तक हमने चेक कर लिया, सिर्फ B करेक्ट है अभी तक। चलो E को और देख लो। वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस ऑन एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम इज नेगेटिव। मान लीजिए कोई ऑसिलेटिंग पेंडुलम है, यहां से घूम के नीचे आया, इस तरह से घूम के, और फिर वापस गया इस तरह से। तो जब ये इधर आएगा, इधर चलेगा राइट की तरफ, तो एयर का फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, और जब ये इधर से आएगा, लेफ्ट की तरफ आएगा, देखो यहां से जहां मेरा एरो लेफ्ट की तरफ आएगा, तो एयर का फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। तो एयर का फ्रिक्शन हमेशा इसके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। और आपको पता है कि अगर फोर्स, मतलब पीछे की तरफ इधर फोर्स हो गया और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है इसका, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 का। अब 180 का एंगल हो गया, तो फिर से वर्क कैसा आएगा, नेगेटिव। समझ गए? ऐसे आप इधर के केस में देख लो, फोर्स पीछे की तरफ है, फ्रिक्शन, और ये पेंडुलम आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, दोनों के बीच में एंगल फिर से 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री है, तो फिर से वर्क कैसा आ जाएगा, निगेटिव। तो वर्क निगेटिव होगा इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में वर्क निगेटिव है। चलिए, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी आपको बात कि, तो फिर इसका मतलब ये तो सही हो गया ना हमारा ई, तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस एंड ऑसिलेटिंग पेंडुलम इज नेगेटिव। हाँ बिल्कुल ठीक है, नेगेटिव ही होगा हमेशा। तो ऑप्शन में करेक्ट स्टेटमेंट बन गए हमारे बी और ई। तो बी और ई, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देख लो, बी और ई इसमें ही दे रखा है, बी एंड ई ओनली। तो ये हमारा कंप्लीट, एक नहीं इसमें 5 सवाल पूछे थे, 5 अलग अलग स्टेटमेंट, 5 अलग अलग टाइप के थे, तो 5 सवाल थे ये। ठीक है, आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा इसमें कि वर्क को नेगेटिव पॉजिटिव कैसे देखते हैं। जब भी वर्क पॉजिटिव होगा वो कब होगा, जब cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, जब थीटा 90 से छोटा होता है, 0 और 90 के बीच में होता है। और जब थीटा 90 से बड़ा हो जाएगा 180 तक, 90 से 180 के बीच में, तो cos थीटा नेगेटिव हो जाएगा, तो वर्क भी नेगेटिव हो जाएगा। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। चलो खैर, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो आप कर ही दोगे, प्रैक्टिस करते रहिए।
प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, रिजल्ट की टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बस करते रहो करते रहो करते रहो। चलो जी बच्चों, कल मिलते हैं।